नमस्कार। संवाद के इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी से हम बात करेंगे कि जो आने वाला बजट है 2021 का, उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किस तरह का सजेशन वो दे रहे हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, उसमें किस तरह का प्रोविजन होना चाहिए, जिससे कि पेंडेमिक के दौरान और पेंडेमिक के बाद जो दुर्दशा इस सेक्टर के लोगों को देखने को मिली है, वो दोबारा उसकी रिपीटिशन ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आलोक जी, आपका स्वागत है इस खास सीरीज में। और पहला सवाल तो यही कि जो 2020 का बजट था, उसमें शायद किसी को अनुमान भी नहीं था कि पेंडेमिक जब आएगा या कोई इस तरह की दैवीय आपदा आएगी, तो देश में एमएसएमई की हालत इतनी बदतर हो जाएगी। अब हम सबने देखा कि पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से एमएसएमई एक सबसे बड़ा एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर था और उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई। और एमएसएमई के कोलैप्स होने के वजह से करीब 50-60% जो वर्क फोर्स थी वो बेरोजगार हो गई, उसके सामने रोटी रोजी का संकट आ गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब 2021 का बजट आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, फरवरी में सरकार पेश करेगी और पास भी कराने की कोशिश करेगी। आप किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं पिछले अनुभवों को मद्देनजर? देखिए वासन जी, बहुत बहुत धन्यवाद संवाद में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है एमएसएमई सेक्टर के बारे में। और इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो एक बड़ी आधार है हमारी अर्थव्यवस्था की। 29% जो जीडीपी है हमारे देश की वो एमएसएमई सेक्टर से आती है और करीब 11 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो ये समझ सकते हैं कि कृषि के बाद ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेक्टर अगर कोई हमारी आर्थिक व्यवस्था में है भारतवर्ष की, तो वो एमएसएमई सेक्टर है। तो आगे अब जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, इससे बहुत अधिक लोगों को एक उम्मीद है कि कुछ इस एमएसएमई सेक्टर के लिए और विशेष तौर से और इकोनॉमी के लिए भी इन जनरल बहुत कुछ नए कदम भारत सरकार द्वारा उठाए जाएंगे, जिससे कि ग्रोथ बढ़े। ग्रोथ रेट क्योंकि आपने देखा ही है कि कोरोना की मार सबसे अधिक पूरी जो पड़ी इकोनॉमी में, उसमें एमएसएमई सेक्टर पे सबसे अधिक पड़ी है। 30% से अधिक एमएसएमई इकाइयां, जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे लोगों ने बताया है, वो या तो बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पे हैं। लेकिन अब जब से एक रिवाइवल शुरू हुआ है पिछले 2 महीने से, तब से कुछ कुछ करके धीरे धीरे ये इकाइयां खुल रही हैं। नहीं तो कितने ही लोग बेरोजगार हो गए। और खासतौर से जो एमएसएमई सर्विसेज सेक्टर में है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वगैरह में, टूरिज्म सेक्टर में, वहां तो बहुत ही अधिक बेरोजगारी उत्पन्न हुई, क्योंकि वो सब बंद हो गई सब इकाइयां इस के कारण, कोरोना के कारण। तो अब जो उम्मीद है लोगों को कि अगर है तो इसमें कुछ विशेष पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए जो लाना है वो बहुत आवश्यक है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि विशेष पैकेज की जो बात मैंने कही, भारत सरकार ने पैकेज दिया था एमएसएमई सेक्टर के लिए। वो उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की थी, लेकिन क्रेडिट गारंटी स्कीम जो 3 लाख करोड़ की थी, मैं नहीं समझता कि उसका पूरा भी उपयोग भी अभी हो पाया है, कि उतना डिसबर्समेंट पैसे का हो पाया क्रेडिट बैंक के माध्यम से, कि नहीं हो पाया। डायरेक्ट सपोर्ट कुछ ज्यादा उसमें अभी उतना नहीं दिया सरकार ने। और विशेष तौर पे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है और टूरिज्म सेक्टर है जो एमएसएमई में आता है, उसके लिए तो मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है और एक आशा है कि इस बजट में कुछ विशेष पैकेज जरूर दिया जाएगा। वो सेक्टर बिल्कुल लड़खड़ा गया है। अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उसको आवश्यकता है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा कराए। इसलिए डायरेक्ट आर्थिक सपोर्ट उस सेक्टर को देना पड़ेगा, जिससे वो सेक्टर वापस आए, क्योंकि वो बहुत रोजगार उत्पन्न करता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सबसे पहली मेरी यही अपेक्षा है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर जो है, इसको बहुत अधिक बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। नहीं, और इसके साथ ही दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो एमएसएमई सेक्टर में लोग बात कर रहे हैं नए पूंजी निवेश लगाने के बारे में, मैंने देखा कि भारत सरकार ने भी बात करी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बात करी, नए पूंजी निवेश लगाने के बारे में ये पैकेज दे रहे हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम दे रहे हैं या और प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ सबसे अधिक मैंने जो लोग मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उसका मैं मुख्य संरक्षक भी हूँ,
और वहां तो कभी तमाम स्मॉल और मीडियम सेक्टर के लोग मुझसे मिलते हैं। उनका ये कहना है कि साहब, नया पूंजी निवेश तो आप आमंत्रित कर रहे हो, उनका क्या होगा जो पहले से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में? वो जो उनके बंद होने के कगार पे आ गए हैं यूनिट, उनका क्या होगा? तो वो एग्जिस्टिंग सेक्टर के ऊपर कुछ विशेष पैकेज की आवश्यकता है कि वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो पाए दोबारा, क्योंकि उनसे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं उस इंडस्ट्रीज को बंद होने की वजह से या कम कैपेसिटी पे काम करने की वजह से। तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करें या बंद ना हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि डायरेक्ट कुछ सपोर्ट उस सेक्टर को देना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। और जैसा आपने शुरू में ही कहा, अधिकतर इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो एक और मैं बात रखना चाहूंगा, वो है मैक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है। माइक्रो मैक्रो नहीं, माइक्रो, क्योंकि एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो इधर हमने देखा होगा कि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज की परिभाषा भारत सरकार ने बदली है, और जो पूंजी निवेश चाहिए या एनुअल टर्नओवर चाहिए, वो उसकी दायरा बढ़ा दिया है। जैसे मीडियम इंडस्ट्री को कह दिया है कि 50 करोड़ तक पूंजी निवेश करने वाले या 250 करोड़ तक एनुअल टर्नओवर वालों को मीडियम स्केल इंडस्ट्री माना जाएगा। ये कहा गया कि ऐसी मांग इस सेक्टर के द्वारा थी जिससे से अधिक लोग इसमें एमएसएमई सेक्टर की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकें। ये प्रशंसनीय कदम अपने आप में है, लेकिन यहाँ एक चीज मद्देनजर नहीं रखी गई कि जो माइक्रो सेक्टर है, छोटा उद्योग है, तो 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश, 1 से लेकर 10 करोड़ तक में पूंजी निवेश करता है, या कहीं कहीं तो 1 करोड़ तक का ही पूंजी निवेश की बात करता है, उसमें 90% से अधिक उद्योग जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। 90% से वो इस श्रेणी में आते हैं, उनके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है या जो भी है, अगर आप इसकी एनालिसिस करिए तो इसमें अधिक फायदा वो बड़े वाले ही एमएसएमई जो हैं, जो मीडियम लेवल के हैं या उन्होंने उपयोग किया है। और जो माइक्रो सेक्टर है, उसमें इतनी क्षमता नहीं रही कि वो इसका उपयोग कर पाए या वो इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर पाए। तो माइक्रो सेक्टर में बहुत अधिक बेरोजगारी इससे आई है, क्योंकि और ये अधिकतर सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको हमें ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, इसको हमें फॉर्मल स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, और इनके लिए डायरेक्ट हमें एक कुछ सपोर्ट इस सेक्टर के लिए देना पड़ेगा। इसके लिए विशेष योजना या विशेष पैकेज की आवश्यकता है। आलोक जी, सामान्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा हालात है देश की इकोनॉमी का, उसको देखते हुए बहुत कम उम्मीद की जा रही है। हमारी कई अर्थशास्त्रियों से बात हुई, अपने तमाम जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई। जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि बजटरी डेफिसिट काफी बढ़ने की संभावना है। जीडीपी में कोई खास सुधार होने की अभी संभावना नहीं है, और माना जा रहा है कि पूरे साल जीडीपी -7% पर रहेगी। इन सारे चीजों के मद्देनजर, इन आंकड़ाओं को देखते हुए, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार जिन सेक्टर की बात हम और आप कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देगी? क्योंकि अभी तक जो सरकार की योजनाएं रही हैं, जो सरकार के काम करने का तरीका रहा है, वो बड़े औद्योगिक घरानों के हितों की रक्षा ज्यादा रहा है। या हम यूं कहें कि बड़े औद्योगिक घराने अगर एनपीए हो जाते हैं तो उनको कोई उस तरह का ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बैंकों से उनको रिलीफ दिला दी जाती है, या उनका जो लोन है वो राइट ऑफ करने की कोशिश होती है प्रोसीजरल तरीके से। लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं, चाहे माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल के, उनका अगर 2-4 किस्त भी डिफॉल्ट होता है तो बैंक वाले उनका उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उनको लोन आसानी से नहीं मिलता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और लोन अगर मिल भी जाता है तो उनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न बैंकिंग तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से देखने को मिलता है। तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस उसके आधार पर आपको उम्मीद है कि इस बार पॉलिसी का थ्रस्ट थोड़ा चेंज होगा और बड़े औद्योगिक घरानों के बजाय इन जो छोटे और अति छोटे जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उद्यमी हैं, उनकी तरफ सरकार अपना ध्यान देगी? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा जो माध्यम है, ये छोटी इकाइयां हैं और मध्यम इकाइयां हैं, जो कि आप भी इस बात को मानते हैं। और देश के टोटल रेवेन्यू का जो है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल। तो ये अगर ये दोनों चीजें किसान के बाद या एग्री सेक्टर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है, जिस तरह से एग्री सेक्टर उपेक्षित रहा है,
उसी तरह से यह सेक्टर भी उपेक्षित रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो आप क्या कोई सुझाव देंगे कि सरकार को थोड़ा फोकस शिफ्ट करना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों के बजाय इन तबके की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए? निवासन जी, मैं आपसे बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि बड़े औद्योगिक घरानों तो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उनको उतनी आवश्यकता सरकार की मदद की नहीं है। मदद तो इसी सेक्टर को है, जो एमएसएमई और विशेष तौर से माइक्रो सेक्टर है, उसको बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ ये बजट एक ऐसा अवसर है जिसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए सरकार को, और इसमें इस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए और इस पे पूरी तरीके से एक दिखाना चाहिए कि इस सेक्टर को हमें बढ़ावा देना हमारा सबसे उच्चतम प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। ये जरूर सामने आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ बड़े सोचने वाले बिंदु हैं जो आपने सामने रखे कि क्या सरकार के पास फिजिकल स्पेस है ये करने की। मतलब फिजिकल डेफिसिट की बात आपने अभी बताई, कई अर्थशास्त्रियों ने भी उठाई है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत 3% तक होनी चाहिए। और अब वो 3% से ऊपर अगर चली जाएगी तो लोग कहते हैं कि साहब ये फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है और इससे जो है आगे चल के इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज पैदा हो जाएंगी, इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद इस समय एक कदम आ गया है कुछ बोल्ड कदम उठाने का। शायद हमको इस 3% की जो सीलिंग है, ये जो रेखा है, इसको पार करना पड़ेगा। इससे कोई 4% हो जाए फिजिकल डेफिसिट, 4.5% हो जाए, एक बार इस वर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कोरोना से उभर रहे हैं, एक असामान्य स्थिति से उभर रहे हैं। बहुत ही असामान्य स्थिति से उभरने के लिए कुछ असामान्य तरीके के कदम या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये फिजिकल डेफिसिट की बैरियर को आगे बढ़ना आवश्यक होगा। इससे मतलब ये रहा कि और अधिक संसाधनों को ये विभिन्न योजनाओं में लगाएं विकास की, जिसमें विशेष तौर पे एमएसएमई सेक्टर से संबंधित योजनाएं भी आ जाती हैं। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कई और चीजों पर भी ध्यान शासन का देना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ को बहुत बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद वैक्सीन में ही बात मैंने कहीं पढ़ा कि 60,000 करोड़ का खर्चा आने की उम्मीद है 2 साल के अंतर्गत। तो एक साल में 30,000 करोड़ अगर लगेगा, वो भी तो बजट पे ही बाहर पड़ेगा। कहीं मैंने पढ़ा कि वैक्सीन को लेके कोई सेस भी लगाने की बात हो रही है टैक्स पे, क्योंकि इनकम टैक्स में तो बढ़ोतरी नहीं की जा सकती इस समय। कोई भी नहीं चाहेगा कि इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो, ना कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, ना किसी और टैक्स में बढ़ोतरी एक्सेप्ट होगी। तो अब ये सेस के तरीके से लाके अगर कुछ संसाधन जुटाने की बात की जाएगी, तो ये भी देखने का विषय है कि वो कितना सेस होगा या क्या होगा, और उस सेस का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। और अगर सेस लगेगा तो वैक्सीन के लिए हो रहा है, वो एमएसएमई सेक्टर को या किसी और सेक्टर को उस संसाधन का लाभ डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएगा, जो मैं समझ रहा हूं। लेकिन क्या विद इन जो इनके प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, उसमें अगर फेरबदल किया जाए, और फेरबदल करके जैसे मैंने बताया पब्लिक हेल्थ सेक्टर, वैसे एमएसएमई सेक्टर, वैसे ही कृषि सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अधिक धनराशि जो है वो अलॉट की जा सकती है। और शिक्षा क्षेत्र, अब देखो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो मैं कहता हूं जिसमें अधिक धनराशि भारत सरकार को कोशिश करके अलॉट करनी चाहिए। अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं को बदल देना चाहिए, कुछ सेक्टर जो और हैं उसमें कम कर दें और इनमें बढ़ावा कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल असामान्य स्थिति है। ये कोरोना के आर्थिक मार के बाद फिर से पैर पे खड़े होने वाली स्थिति है, जिसमें बहुत अधिक शासन की प्रोत्साहन की आवश्यकता है, इंडस्ट्री को भी और समझता हूँ पूरी इकोनॉमी को भी। आलोक जी, दूसरा बड़ा जो चिंता का विषय है इस समय हम सबके लिए, वो बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से एक के बाद एक कोलैप्स हो रहा है, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद एनपीए के चलते लाखों हजारों करोड़ रुपया बैंकों का डूब गया बड़े कारपोरेट घरानों के चलते। और बड़े कारपोरेट घरानों ने लोन ले लिया, उसका रिपेमेंट नहीं किया। उन बैंकों में जो पैसा था वो आम आदमी का पैसा था जो कि चला गया। कहा यह जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को डुबाने में जो उसके जो कर्मचारी थे उनसे ज्यादा रोल उनका है, जो डायरेक्टर्स थे, जो एमडीज थे, जो सीएमडीज थे, जिन्होंने सॉरी पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस के चलते उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर दी, लोन दे दिया, फाइनेंसिंग कर दी, जिनके की रिकवरी होना ही नहीं था। और बाद में उसको बैड लोन या बैड डेट डिक्लेयर करके उसको एनपीए कर दिया गया। आपका क्या सुझाव है? पिछले दिनों आपके दोस्त और हमारे भी दोस्त अनिल स्वरूप जी से हमारी बात हुई थी इन्हीं विषयों पर। अनिल जी भारत सरकार से रिटायर हुए हैं, कई मंत्रालयों में रहे हैं, आपके साथ भी काम किए हैं। अनिल स्वरूप जी का ये कहना था कि
जो बैंकों के एमडी, सीएमडीज थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो बैंकिंग सेक्रेटरी थे, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई बैड डेट हो रहा है तो, लोन की रिकवरी नहीं हो रही है तो आप छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके, एफआईआर करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आपका क्या सुझाव है? बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से बचाया जा सकता है इस महामारी, एक तरह से महामारी ही है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मैं समझता हूँ आपने बहुत ही उल्लेखनीय बात सामने रखी है बैंकिंग सेक्टर की। और जो हमारा बैंक क्रेडिट है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। और बैंक क्रेडिट जो है एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी की हमारे सबसे कम है हमारे यहाँ और देशों के मुकाबले। और इसमें इधर बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा असर जो है वो हो पड़ रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने से पूरा असर पूरी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। तो एक ही पूरी सर्कल है जो काम कर रही है, जिससे आर्थिक व्यवस्था निरंतर जो है वो उस पर कुप्रभावित हो रही है। तो बैंकिंग सेक्टर को तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा, बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट दे सही मात्रा में, और उस क्रेडिट से जो है इंडस्ट्री के पहिए चलें, वो डिमांड को मीट करें, डिमांड को क्रिएट भी करें। इस तरीके से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। लेकिन ये बात है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं इनके इतने, या क्या बात है? एक तो ये रहा कि 2008 का जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक लेमन स्कैंडल हुआ था, और उसके बाद जो पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, उसमें भारत ने उसमें ये कदम उठाया कि हमने भाई फिस्कल डेफिसिट वाली बात पर ध्यान नहीं देते हुए हमने और बैंकों को कहा कि आप उदार नीति से आप क्रेडिट जो है वो बांटें। उन्होंने बांटा, लेकिन कहीं पे जिस समय तक उसको रोकना चाहिए था उस समय ना रोका, वो व्यवस्था चलती चली गई। और जैसा आपने कुछ कहा कि कहीं ऊपर से टेलीफोन आ जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, और उसके माध्यम से लोन लोगों ने बांट दिए, जबकि उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट को आंकलन शायद नहीं किया। तो अब इस सब का असर ये पड़ा कि एनपीएस बढ़ते चले गए। तो एक बार तो अब एनपीएस को करके करा जा सकता है कि भाई उनको बात चल रही है कि किसी एसेट मैनेजमेंट बैंक को बना लिया जाए जिसमें ये सब एनपीएस ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर होकर वहां पे उसको हैंडल कर लिया जाए, और बैंक्स की बैलेंस शीट साफ हो जाए, और बैंक्स पे नए सिरे से जो है लोनिंग या क्रेडिट व्यवस्था को शुरू करें। लेकिन यह है कि जब तक पूरा काम करने की संस्कृति नहीं बदलती है, तब इतने से क्या फायदा होगा मेरी समझ में नहीं आता। हम एक बार एनपीएस को ट्रांसफर भी कर दें, दोबारा फिर एनपीए क्रिएट हो जाएंगे, दोबारा बढ़ते चले जाएंगे साल 2 साल में 3 साल में। जब तक कि कार्य करने की संस्कृति या प्रोजेक्ट अप्रेजल की संस्कृति या प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की संस्कृति में बदलाव नहीं आ पाता है। तो ये सब भी देखने के बिंदु हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बड़ी बड़ी भारी क्राइसिस है इस समय। और एक चीज बात ये भी आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि बैंक्स को भारी मात्रा में शासन द्वारा कैपिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि शासन के द्वारा इसमें कैपिटल निवेश करना पड़ेगा, पूंजी निवेश। अब अगेन वही बात आ जाती है जो आपने पहले उठाया कि सरकार के पास क्या इतनी संसाधन इस साल होंगे बजट में कि वो बैंक्स को कैपिटलाइज करे? मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन धनराशि उतनी नहीं होगी कि कोई बड़े मात्रा में बैंक्स को कैपिटलाइज कर पाए, जबकि एक अनिवार्यता सी बन रही है कि उन्हें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो जब वो कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उसी तरीके की व्यवस्था जो है वो चलती चलेगी। दूसरा, जैसा आपने बताया कि वहां के छोटे कर्मचारी अधिकारी को खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो वो उसके बाद वो निर्णय लेने में डरते हैं। तो एक ये माहौल बनना बहुत जरूरी है कि अगर बोनाफाइड डिसीजन लिया गया है किसी ने, तो बोनाफाइड डिसीजन के लिए, निर्णय के लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई ना हो जाए, कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। ये आश्वस्त करना पड़ेगा लोगों को, तब वो सही तरीके से जो है क्रेडिट व्यवस्था बढ़ाएंगे या लोन और देंगे इंडस्ट्री को। नहीं तो वो डरे संकुचे बैठे रहेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अपने कलम से कोई चीज स्वीकृत ना करें या सैंक्शन ना करें। और तीसरा, जैसा आपने बताया, मेरे अनिल सरोज जी ने जैसा कहा, हाँ, अगर कहीं गड़बड़ी होती है, बैंकों के साथ में स्कैम होता है, गलत व्यवस्था होती है, तो उसके लिए वो छोटा कर्मचारी अकेला जिम्मेदार नहीं है, पूरे बैंक का मैनेजमेंट जिम्मेदार है, और हाँ, शासन स्तर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर स्तर पे इसकी देखरेख होनी आवश्यक होती है। तो ये मैं पहलू कहूंगा। लेकिन आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है कि मैं समझता हूँ कि बजट में इसका ये हल निकल पाए, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ये सेक्टर हो सकता है आगे चल के हमको ये भी सोचना पड़े कि क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमें धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज करना चाहिए क्या? इसकी बात भी चल रही है, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। प्राइवेटाइज करने के अगेंस्ट के भी पहलू हैं जो लोग सामने रखते हैं, और प्राइवेटाइज करने के पक्ष में भी पहलू लोग सामने रखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बारे में लोग बताते हैं कि उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक में भी स्कैम नहीं हुए हैं। यस बैंक का मुद्दा भी हमारे सामने चल रहा है। यस बैंक है, पीएमसी है, तमाम हाँ, बैंकों पीएमसी में। है, तो वहां भी स्कैम हुए हैं, वहां भी गड़बड़ियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एफिशिएंसी के कोई वो है, एक पैरामीटर है बिल्कुल कि वहां हर चीज बहुत फेयरली होती है या ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है।
एफिशिएंटली होती है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है जिसमें नीति विषयक प्रश्न है, जिसपे मेरे ख्याल भारत शासन को, भारत सरकार को बैठ के मंथन करके एक आर्थिक अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के इसका कुछ हल जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बैंकिंग व्यवस्था जैसी चल रही है वो चरमरा गई है और इससे भारत के आर्थिक विकास पे बिल्कुल विपरीत असर पड़ रहा है। और इसको अगर नहीं सुधारा गया तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी और आर्थिक सुधार नहीं हो पाएगा। आलोक सर, एक आरोप लगते थे यूपीए की सरकार पर कि जब यूपीए 2 की सरकार थी तो उसके ऊपर आरोप लगता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, जी हाँ। निर्णय नहीं हो पाते हैं। मौजूदा सरकार पर आरोप लग रहा है कि गवर्नेंस बहुत पुअर है। तमाम महत्वपूर्ण विभागों में महीनों पोस्ट खाली रहते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते हैं और गवर्नेंस को लेके भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि डिसीजंस तो हो जाते हैं, बहुत ही एम्बिशियस डिसीजंस हो जाते हैं, लेकिन उन निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में काफी कमी कोताही देखने को मिलती है, जिसका असर कि सीधे सीधे पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, हमारे पूरे अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ रहा है और जो ऑप्टिमम रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है? गवर्नेंस कहीं ना कहीं आपने कमी ठीक है कहा गवर्नेंस। कि काफी दिन पहले यूपीए 2 के टाइम पर भी बात उठी थी पॉलिसी पैरालिसिस की, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, उस समय मैं तो तब सर्विस में था, कि हाँ पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी। वो निर्णय लेने को ही कोई नहीं तैयार था। बड़े बड़े सचिव या स्तर के अधिकारी भी सामने चीज को देख रहे थे, लेकिन निर्णय इसलिए नहीं लेते थे, वो ये सोचते थे कि कहीं मैं अगर ये निर्णय लूं, कल को कोई ये ना कहे कि आपने निर्णय आर्थिक रूप से फलाना को मदद करने के लिए किया है या फलानी कंपनी को मदद करने के लिए किया है। क्योंकि देखिए आर्थिक जो वो पॉलिसीज होती हैं उसमें बड़ा डर है। आप कोई भी आर्थिक नीति निकालेंगे उससे किसी न किसी का तो फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। तो अगर इसमें आपके ऊपर आरोप लग जाए कि नहीं आपने इसको फलाने को मदद करने के लिए किया है, तो अधिकारी एकदम डरता है, घबराता है और ये कोशिश करता है कि मेरी जान बची रहे। उसमें वो निर्णय लेता नहीं है और घुमाता रहता है फाइल को। ये पॉलिसी पैरालिसिस इसी को कहते हैं। और उस समय ये और ज्यादा इसलिए हो गई थी कि हमें खुद याद है कि हमारी ही सर्विस के एक से एक अच्छे अधिकारी जैसे हरीश गुप्ता जी रहे, कोल सेक्रेटरी। मैं समझता हूँ सारी दुनिया जानती है कि वो बेहद ही ईमानदार अधिकारी, बेहद ईमानदार अधिकारी, इनमें कोई संदेह कहीं नहीं। लेकिन बताइए कोल स्कैम में बुरी तरीके से उनको रगड़ दिया गया, फंस गए, जेल गए, चार्जशीट हो रहे हैं, मतलब कहीं कोई बचाव नहीं है। फिर अगर कहीं पर कोई चीज आपके खिलाफ कहीं भी कोई निकल आती है कि कोई कमी रह गई, तो आपका कोई भी रेपुटेशन या करियर या कोई चीज आपको बचा नहीं पाती है। इसी डर से एक पॉलिसी पैरालिसिस जो थी वो सामने आई थी। और जो गवर्नेंस की डेफिसिट आप कह रहे हैं, अब ये भी इसी का कंटिन्यूएशन ही है। यही यही जो मानसिकता है इसी का कंटिन्यूएशन है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अपने आप अपना कलम को हम क्यों फंसाएं, चलने दें, चीज चल रही है जिस तरीके से स्टेटस को में, और ज्यादा कोई अधिक परिवर्तन लाने का प्रयास ना करें। शासन बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, शासन से घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए फिर उसी तरीके से एक स्वतंत्र प्रशासन की आवश्यकता है, जो स्वतंत्र रूप से काम करे और रिजल्ट्स दे, और उसका मूल्यांकन रिजल्ट्स के आधार पे हो। ये नहीं हो रहा कि रिजल्ट्स के आधार पे लोगों का मूल्यांकन हो, रिजल्ट्स के आधार पे उनको अच्छी पोस्टिंग या प्रमोशन मिले। और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए। सिविल सर्वेंट्स उत्तरदायी है रिजल्ट देने के लिए, खाली इसके लिए नहीं है कि आप फाइल चलाते रहे इधर से उधर। उन्हें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करना है। तो शासन स्तर पे, गवर्नमेंट लेवल पे उनका मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारे, उनको ऐसा वातावरण खड़ा करना चाहिए कि सिविल सर्वेंट डरे नहीं निर्णय लेने में, डरे नहीं काम करने में। उसमें एक महसूस हो कि मेरे को, अगर मैं सही तरीके से नियत से काम कर रहा हूं तो मैं सुरक्षित हूं। तो वो अगर दोनों चीज अगर होंगी तो मैं समझता हूँ एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें गवर्नेंस जो है वो आगे बढ़ेगी। इसमें सही कोई संदेह की बात नहीं है। गवर्नेंस फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है चीजें सही तरीके से लागू ना करने में या सही तरीके से क्रियान्वित ना होने में। अभी देखा होगा आपने कि विभागों के बजट ही नहीं खर्च हो पाए। उत्तर प्रदेश का भी मैंने देखा थी फिगर, उत्तर प्रदेश की भी, भारत सरकार की भी, कि अभी स्वीकृतियां ही पूरी नहीं जारी हो पाई हैं और बहुत कम खर्चा हुआ है पिछले वर्षों के मुकाबले। हाँ, कोरोना असामान्य वर्ष था, लेकिन फिर भी मतलब जिस तरीके से होना चाहिए तो उसके हिसाब से भी बहुत कम ही व्यय हो पाया है। तो जो कम व्यय हो रहा है, कम स्वीकृतियां हो रही हैं, कम पैसा आवंटित हो रहा है, ये सब गवर्नेंस के ही मामले हैं। आलोक सर, एक और चीज आई है सामने और उसका भी डिबेट की शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन अनिल स्वरूप जी ने भी अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। आपके पास भी आई होगी किताब, उन्होंने आइए। भेजा होगा
सीएजी की भूमिका एक बार फिर विवादों में है और अनिल स्वरूप जी ने भी माना है और पिछले कई जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, उन्होंने माना और हरीश गुप्ता जी का केस फिट केस था सीएजी के एक्टिविज्म का कि सीएजी के उस नोशनल वैल्यूएशन के चलते जिस तरह से पूरे सिस्टम को उन्होंने क्रिपल करवा दिया और कोई भी निर्णय लेने से डरने लगा। आपको ध्यान होगा जब ये सरकार आई आज से 7 साल पहले और अरुण जेटली जी का राज्यसभा में एक स्पीच चल रहा था। अरुण जेटली जी पहले व्यक्ति थे जो सरकार बनते ही उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस को एक्टिविज्म से बचना चाहिए और उनका इशारा सीधे-सीधे सीएजी ऑफिस की तरफ था। तो आपको लगता है कि सीएजी को भी जवाबदेह बनाना चाहिए जिस तरह से टीएन चतुर्वेदी हम नाम लेके कह रहे हैं, टीएन चतुर्वेदी और विनोद राय 2 ऐसे सीएजी बने देश में जिन्होंने कि देश की पूरी गवर्नेंस और सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ही एक तरह से लकवा मारने की स्थिति में पहुंचा दिया था और उससे रिकवर होने में मुझे लगता है कि कई दशक लगेगा फिर। तो क्या आप चाहते हैं कि सीएजी को भी इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविज्म से दूर रह के जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसी के तहत इवेल्युएशन करना चाहिए योजनाओं का और एक्सपेंडिचर्स का? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी जैसे आपने बताया इंस्टीट्यूशन को एक्टिविज्म में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें खतरा ये हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन में जब लोग जाते हैं तो उनको एकदम जो स्वतंत्रता मिलती है वहाँ काम करने की, क्योंकि जैसे जब उसमें रहते हैं सरकारी नौकरी में एज ए सिविल सर्वेंट, तो काफी बंदिशें रहती हैं उनके ऊपर, काफी ओवरसाइट एजेंसीज रहती हैं, सब रहती है। लेकिन जहाँ इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में चले गए जो कि ऑटोनोमस हैं, उनमें रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसमें अगर चले गए तो फिर उनके कहीं कहीं पे मानसिकता में बदलाव आ जाता है कि मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, और कहीं कहीं वो उसमें ऐसा कुछ कदम भी उठाए जाते हैं जिससे कि पूरी आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है या पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे सीएजी का ही रोल है, बहुत अहम भूमिका है सीएजी की, पूरे हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, पूरे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सही रास्ते में रखने के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, जो मनी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि ये पब्लिक का मनी है, टैक्स पेयर का मनी है। इसलिए सीएजी की भूमिका बहुत अहम है और इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और उनको अगर ये भूमिका खाली अपना नियम से ही अगर निपटाएं इस भूमिका को, तो बहुत अधिक असर जो है वो पूरा पड़ता रहेगा उनका। उनको कोई लीक से हटके कोई नई बात कहने की आवश्यकता नहीं है, या कोई एक्टिविज्म अधिक दिखाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। मैंने भी अनिल स्वरूप जी की किताब पढ़ी और वो खुद कोल सेक्रेटरी रहे हैं, और कोल स्कैम के बारे में उन्होंने जो कमेंट किया है पूरा सीएजी के रोल के बारे में, वो बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने किया है कि जिससे वो पूरे तरीके से सहमत नहीं थे सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे, और उनको लगा कि जबरदस्ती वो बात को एक तरीके से बना दिया गया सिचुएशन जैसी वो शायद नहीं थी। तो अनिल स्वरूप जी खुद कोल सेक्रेटरी रहे हैं और उन्होंने काफी उदाहरण के साथ अपने उस किताब में लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। तो वहां तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं कि उसमें क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी अहम भूमिका है पारदर्शिता मेंटेन करने की, इनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करने की, ऑटोनॉमी मेंटेन करने की। एट द सेम टाइम इन्हें कहीं पर भी सेंसेशनलिज्म में, या कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा कर लें कि अखबार में हमारी चीज आ जाए या हमारा नाम हो जाए, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इनको क्वाइटली जो इनका काम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको दिया गया है उसको करते रहना चाहिए। उतना ही अगर सही तरीके से कर लेंगे तो ये बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन जो है हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में और सोसाइटी को दे पाएंगे। आलोक सर, एक आखिरी सब्जेक्ट है माइग्रेंट वर्कर्स का। जी हाँ। और जब उनका पलायन हो रहा था तब भी हम लोगों की चर्चा हुई थी आपसे और उस समय आप भी काफी दुखी थे उनके हालात को देख के। बंधुआ मुक्ति आंदोलन के जो देश के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वामी अग्निवेश जी, उनका एक अनुमान था कि देश में माइग्रेंट वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को अगर मिला दिया जाए तो उनकी तादाद करीब 50 करोड़ के आसपास है, उनका दावा था। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे। अब चूंकि ये घटना हम सबके सामने है, सरकार के भी सामने है, हम सभी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके सामने हैं। आप किस तरह का मैकेनिज्म चाहते हैं कि तैयार किया जाए जिससे भविष्य में हमारे पास एक डेटा रहे, जैसे हम हमारे पास सरकारी कर्मचारियों का डेटा है, एडुकेटेड अनएडुकेटेड लोगों का डेटा है,
उसी तरह से माइग्रेंट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों का के बारे में जब तक हमारे पास पक्का डेटा नहीं होगा, तब तक हम उनके लिए कोई योजना कैसे बनाएँगे? वेलफेयर स्कीम्स कैसे लागू करेंगे? आपका क्या सुझाव है? किस तरह का होना चाहिए मैकेनिज़्म? जिससे भविष्य में इस तरह के अगर कोई हादसा होता है, तो उनके साथ हम सब मिल के न्याय कर सकें और सरकार भी न्याय कर सके? वासन जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल जैसे कि माइग्रेंट लेबर को हम लोगों ने देखा वहाँ से वापस आते हुए कोरोना के लॉकआउट के बाद या दौरान, और उनकी जो फ़ोटो देखी टेलीविज़न पे या उनके बारे में पढ़ा, बहुत ही दर्दनाक था। और एक तरीके से मैं समझता हूँ कि आत्मा जो है पूरे देश की वो हिल गई, उसको देखते हुए। कोई ऐसा नहीं था जिसकी आत्मा ना हिली हो, उनकी पीड़ा को देखते हुए। किस प्रकार वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, बिना खाने के, बिना पानी के, किस प्रकार औरतें, बच्चे सब चले जा रहे थे। मतलब एक विवशता थी उनके सामने, एक होपलेसनेस की स्थिति थी, जो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, मैं ये किसी एक को भी नहीं कहता हूँ, हम सब के लिए बहुत ही दुःख की चीज़ थी और एक अपने अंदर झाँक के देखने की स्थिति थी कि ये किस तरीके का भारत हम सब ने मिलकर निर्माण किया है, जहाँ एक माइग्रेंट लेबर जो अपना मज़दूरी देके हमारे घर बनाता है, हमारे होटल बनाता है, हमारे सड़कें बनाता है, हमारे ब्रिजेस बनाता है, हमारे लिए तमाम योजना लाता है, उसकी क्या स्थिति है और उसको किस तरीके से गुजरना पड़ता है। बहुत ही दुखदायी स्थिति थी और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी मैं चाहता हूँ कि इस माइग्रेंट लेबर वाले इश्यू को तो ज़रूर सामना किया जाए। क्योंकि इसको इसको आप अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो सामने आ गया मुद्दा। अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? क्योंकि अभी फिर लोग वापस जा रहे हैं काम पे, जैसे इकोनॉमी खुल रही है, अधिकांश जगह लोग जा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है वापस जाना। सबसे पहला कदम तो ये है कि वो क्यों जाते हैं इतना? एक तो कुछ हद तक माइग्रेशन होता ही होता है, किसी भी आर्थिक स्थिति में। रूरल एरिया से शहरी क्षेत्र में या एक कम विकसित प्रदेश से अधिक विकसित प्रदेश में, ये एक नेचुरल प्रक्रिया भी है और इसका कारण ये है गरीबी। क्योंकि वहाँ से आपको हटना पड़ रहा है क्योंकि आप वहाँ अपने 2 रोटी का संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको उतने रोज़गार वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो पहला कदम तो यही उठाना पड़ेगा, जैसे यूपी, बिहार जैसे प्रदेश हैं, जहाँ से अधिक माइग्रेशन होता है, कि वो लोगों को रोज़गार लोकल लेवल पे वहाँ पे उपलब्ध कराएँ। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के लिए तो मेरा यही वो है सुझाव कि रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बड़ी भारी मात्रा में कराया जाए, उसका एक हब बनाया जाए, जिससे लोगों को रूरल लेवल पर ही उद्योग लगें, फूड प्रोसेसिंग के लगें, वैल्यू एडिशन के लगें, कृषि पदार्थों में, और वहीं लोगों को रोज़गार मिल सके, तो लोग कम से कम माइग्रेट होंगे। लेकिन फिर भी अगर जो माइग्रेट होके जाते हैं, बेहतर उसको उनको ज़रूर डेटा, आपने सही कहा, डेटा बैंक पूरा बनाना पड़ेगा और डेटा बैंक बनाने के बाद उनको पूरी सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी। जैसे कि राशन कार्ड उनको उपलब्ध रहे, जैसे कि उनकी हेल्थ की पूरी जो व्यवस्था है वो वहाँ पे उपलब्ध हो सके, फ्री हेल्थ सुविधा हो पाए, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का ध्यान हो सके, उनके रहने की व्यवस्था सही तरीके से हो सके। ऐसा ना हो कि उनको सड़क पर रहना पड़े या कोई बहुत ही स्लम में जाके घुस के रहना पड़े। एक हाइजीनिक वातावरण में रहने का उनको अधिकार है। तो ये सब जो उनके एक मानव अधिकार हैं, ये सब उनको मिलना बहुत आवश्यक है। जो माइग्रेंट लेबर भी जाता है, उसके लिए नीति बनाना है, उसके लिए डेटा बैंक भी तैयार करना है और उसके लिए एक एम्पैथी के साथ, उनके दर्द को महसूस करते हुए नीतियां बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल एक गणित की चीज भी नहीं है, ये एक मानवीयता की चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, अपना धन्यवाद, कीमती समय देने के लिए। बहुत थैंक धन्यवाद यू। जी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।